चलो 9.2 के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसे मैं सिखा दूं ताकि 9.2 में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बनेगा। रेखा के समीकरण के विविध रूप। रेखा के समीकरण के विविध रूप समझिए। अब यहां से प्रवणता के आगे हम लोग एक स्टेप सॉरी एक स्टेप आगे चल रहे हैं। समीकरण धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो कंडीशनल है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखाएं। अगर उसने ये कह दिया क्षैतिज रेखा में कि जो रेखा है वो एक्स अक्ष से ए दूरी पर है, यदि रेखा एल एक्स अक्ष से ए दूरी पर है, ऐसा कंडीशन लिख दिया है। तो अगर मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी एल, तो मुझे यह नहीं पता ना कि जो एक्स अक्ष से ए दूरी पर है वो किधर है, अपर साइड है कि लोअर साइड है। तो सेम दूरी पर एक हमने और खींच दी एल। पॉसिबिलिटीज या तो ये, पॉसिबिलिटीज या तो ये। क्षैतिज बोला था, क्षैतिज खींच दिया। मुझे नहीं पता उसने किधर बोला, मुझे नहीं पता है उसने किधर बोला, तो मैं दो कंडीशनें बनाऊंगा। तो जब क्षैतिज रेखा खींची है, रेखा एल है, एक्स अक्ष से ए दूरी पर है, तो उसकी कोटि जो होगी, बिंदु की जो दूरी है, जहां से दूरी मापी गई है, तो बिंदु की कोटि या तो ए या माइनस ए, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे तरफ आए तो माइनस तरफ चला जाएगा, मूल बिंदु से ऊपर है तो प्लस तरफ जाएगा, सीधी सी बात। तो बिंदु की जो कोटि होगी, ए या तो माइनस ए, भाई दूरी पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो दूरी है, उस बिंदु, इस क्षैतिज रेखा की स्थिति देखिए, y बराबर a या फिर y बराबर माइनस ए की स्थिति होगी। यहां देखिए ना, ये ये x में क्या है, कुछ नहीं। भाई आप देखिए x की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे x की वैल्यू, कुछ नहीं। x पर कुछ नहीं जा रहा, y पे जा रहा है, यहां पर, यहां पर y पे जा रहा है। तो इस तरह से हमने y बराबर a या y माइनस ए, इसे नोट कर लीजिए। ये वो स्थिति है जब रेखाएं क्षैतिज हुआ करती हैं। एक्स डैश नोट कर लीजिए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, यदि रेखा एल y अक्ष से b दूरी मान लो, कुछ भी अपन कुछ भी मान सकते हैं। देखिए
रेखा या तो ऐसे खींचेगी, बी दूरी पर है, तो बिंदु की कोटि बी या बी या तो माइनस बी होगी। तो अब समझिए, यहाँ बस वैल्यू की या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। एक्स में तो कोई मान ही नहीं, एक्स में कोई मान ही नहीं है, ये तो मूल बिंदु है, एक्स में तो कोई मान ही नहीं है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि एक्स बराबर बी या फिर एक्स बराबर माइनस बी, ये हो जाएगी इसकी कंडीशन। एक्स अक्ष से बी दूरी पर, एक्स अक्ष से बी दूरी पर, वाई यहां पर वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष पर मान होगा, होगा तो वो वाई अक्ष से दूर होगा, तो ये वाई अक्ष से बी दूरी, एक्स पर मान आएगा उसका, एक्स पर मान आएगा। चलिए देखिए इसे, ये लिख लिया होगा, दूसरा पॉइंट था ये, ऊर्ध्वाधर वाला दूसरा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। यहां से लेवल उठ रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। जैसा कि जब क्लास स्टार्ट हुई थी पहले पार्ट में, तो मैंने एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखा था, वही अभी से स्टार्ट हुआ है। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये बहुत जगह काम आएगा। अगर आप 11th-12th में मैथ ले लिए हैं, तो निश्चित ही अगर आपको बीएससी करना पड़ गया या इंजीनियरिंग करना पड़ गया, तो आपका सामना जब मैथमेटिक्स में होगा, इसलिए पहले से बता दे रहा हूं। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसमें हमें सबसे पहले एक अंतःखंड की स्थिति है, अंतःखंड की स्थिति, अंतःखंड स्थिति। तो अंतःखंड जो रूप होता है ना, आप ये समझिए, अंतःखंड जो रूप है, अक्ष पर प्रतिच्छेद होता है, अक्ष पर प्रतिच्छेद होता है। तो सबसे पहले वही अंतःखंड वाले कॉन्सेप्ट को ही हम एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बोलते हैं। कैसे, अभी आप देखिए। और अगर मैं y अक्ष पर अंतःखंड सी दूरी पर मान लेता हूं, और एक बिंदु को मैं एक रेखा को यहां से उस बिंदु से प्रतिच्छेद होने करके निकाल देता हूं, तो ये अंतःखंड जो है वो सी दूरी पर है, सी दूरी पर है। तो निर्देशांक हो गए यहाँ पास 0 सी, क्योंकि y अक्ष पर है। रेखा हो गई है एल, रेखा हो गई है एल। इस पर एक कहीं भी मैंने एक बिंदु लिया जिससे ये हो करके जाती है, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, एक्स अक्ष से कोण बन रहा है, झुकाव कोण थीटा ले लिया, प्रवणता एम हो जाएगी, प्रवणता एम हो जाएगी, प्रवणता एम हो जाएगी। तो इस पार्ट पर बिंदु यहां से अंतःखंड जो कट किया है, बिंदु पी हमने जो लिया है, वहां से होकर के रेखा जा रही है, तो मैं इन दो बिंदुओं पर प्रवणता का फार्मूला लगा सकता हूं।
इन दो बिंदुओं पर प्रवणता का फार्मूला लगा सकता हूं। तो लिख देंगे y अक्ष पर मूल बिंदु से y अक्ष पर मूल बिंदु से c दूरी पर एक रेखा L प्रतिच्छेद करती है। इसलिए दूरी C रेखा L का y अंतःखंड कहलाती है। दूरी C रेखा L का y अंतःखंड कहलाती है। जो अंतःखंड होते हैं ना वो अक्ष पर प्रतिच्छेद होते हैं, ये आप बिल्कुल दिमाग में, y अंतःखंड कहलाती है। यदि यदि निर्देशांक 0c तथा xy इसे भी नाम दे दें क्या, a नाम दे दें, a 0c तथा p xy ढाल m हो तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 y1 0 सॉरी y1 c x2 माइनस 0। इसका तिरक गुणा होगा mx माइनस सी। तो y बराबर c को इधर लाएंगे और इंटरचेंज कर लिख देंगे, y बराबर mx प्लस सी। ये है एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे अंतःखंड 5 है और ढाल की प्रवणता 7 है तो फिर रेखा का समीकरण, तो फिर आपको लिखना पड़ जाएगा। m का मान रखिए, c का मान रखिए और जाने दीजिए। ये सब इसी के नीचे लिखे जाना है, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके नीचे ही है। और ये किसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे जो लिखना है वो साइड में लिख दिया है मैंने, और जो नीचे लिखना है वो ऊपर लिखा, तो उसको भी नीचे और इसको इसके नीचे, यहाँ से नीचे ही चलता जाएगा। लिख लिया है ये, बहुत अच्छे से लिख लो, समझ लो, याद कर लो, दिमाग में सेट होना चाहिए। तो सी का मान पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, अंतःखंड है, हो सकता है किसी दिन अंतःखंड यहाँ काटे, है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना होगा अंतःखंड सी की वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। इसी प्रकार ढाल m वाली रेखा
एक्स अक्ष से डी अंतःखंड अंतःखंड बनाते हैं। अगर ऐसा हो जाए, सपोज दैट कि ऐसा हो जाए, डी अंतःखंड बनाती है, तो आप समीकरण लिखेंगे y बराबर एम एक्स माइनस टी। y बराबर एम एक्स माइनस टी। इसे बहुत अच्छे से याद रखे रहना, ये कभी कभी आ जाएगा एक्स अक्ष के लिए, वो y अक्ष था, ये एक्स अक्ष है। वो y अक्ष था, ये एक्स अक्ष है, इसलिए याद रखेंगे एक्स अक्ष के लिए y बराबर एम एक्स माइनस टी। दो फार्मूले लिखा दिए, एक लिखा दिया y अक्ष के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, और ये तो आपने देखी, दो फार्मूले चल गए। अब ये माइंड में चलने चाहिए कि एक दिन से होकर जाने वाले समीकरण यूनिवर्सल y इक्वल एम एक्स प्लस सी, लेकिन अगर जब अक्ष पर आ जाएगा, एक्स अक्ष है, y अक्ष है, तो आपको पता होना चाहिए। y अक्ष के लिए हमने करा दिया पहले, ये x अक्ष के लिए y बराबर एम एक्स माइनस टी। ठीक है, हटा दूं। बिंदु बिंदु ढाल रूप। अब देख लेते हैं एम के बारे में क्या जानकारी मिलने चाहिए, समझिए। किसी भी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? बोले हमको क्या पता। किसी भी रेखा में ना अनंत अनंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, तो समझिए। एक रेखा मैंने ली है एल, जिस पर एक नियत बिंदु है पी नॉट। अगर नियत बिंदु पी नॉट, तो निर्देशांक एक्स नॉट और वाई नॉट जीरो है, तो नॉट पढ़ते हैं। और उसी पर एक बिंदु पी ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी, पी या ए कुछ भी, मैं पी लेता हूं, जिसके निर्देशांक है एक्स और वाई। ये नियत है और ये मतलब वास्तविक रूप में है, बाहर है, स्वेच्छ बिंदु है। रेखा एल है, एक नियत बिंदु पी नॉट और एक स्वेच्छ बिंदु है पी। तो भाषा लिख लीजिए, ऊर्ध्वेतर। ऊर्ध्वेतर का मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं, लंबवत नहीं लेना है। ऊर्ध्वेतर रेखा एल, रेखा एल, ढाल एम, ढाल एम, बिंदु पी नॉट, निर्देशांक एक्स नॉट वाई नॉट पर स्थित एक नियत बिंदु पर स्थित एक नियत बिंदु। रेखा एल पर स्वेच्छ स्वेच्छ बिंदु, स्वेच्छ बिंदु पी एक्स वाई, स्वेच्छ बिंदु पी एक्स वाई।
तब ढाल m, यहां से x1 y1 x2 y2 लेंगे, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये यहां तेरे गुणा हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बराबर y माइनस वाई नॉट, इसे रिप्लेस करके इंटरचेंज कर देंगे अगर, ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट बराबर m एक्स माइनस एक्स नॉट। जैसे हमने एक बिंदु की रेखा का समीकरण बनाया था उसी फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक नियत बिंदु आ गया है, ठीक है, पहले वो खंड में था, खंड से हमने एक बिंदु के लिए निकाला, एक बिंदु से हमने नियत बिंदु में, नियत बिंदु से फिर दो बिंदु का निकाल देंगे। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। जब किसी एक बिंदु पर मतलब कॉन्सेप्ट बनेगा, पहले अंतःखंड था, नियत पे आए हैं, फिर दो स्वेच्छ बिंदु हो जाएंगे, तो अभी एक स्वेच्छ बिंदु है ये। अगर मान लो किसी ने बोला कि बिंदु 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस एक्स का मान है और y 6, इस तरह से। तो अभी एक नियत बिंदु, जब दो नियत बिंदु आएंगे तो फिर देखेंगे, उस पर भी काम होगा, उस पर भी काम होगा, ठीक है, ये लिख गया। अतः अतः नियत बिंदु पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट से जाने वाली रेखा से जाने वाली रेखा जाने वाली रेखा की ढाल m बिंदु m बिंदु P के, बिंदु P एक्स वाई, बिंदु P निर्देशांक एक्स वाई है, तो है यदि यदि और केवल यदि इसके निर्देशांक समीकरण इसके निर्देशांक समीकरण y माइनस वाई नॉट m एक्स माइनस एक्स नॉट को संतुष्ट तो संतुष्ट करते हैं। ये लास्ट में आपको लिख लेना है, किताब बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है।
दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, ये है P और ये है Q। चलो P1 P2 से सॉल्व किया है, तो P1 P2 से कर देते हैं। P1 P2, इनमें कोई भी एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक XY, X1 Y1, X2 Y2। यहाँ पर जो झुकाव है, यहाँ पर जो झुकाव है, यहाँ पर जो झुकाव है समान होगा। अगर हम y अक्ष के पैरेलल ये बेस खींच रहे हैं तो समान ही होगा। ठीक है, यदि दिए गए दो बिंदु P1 व P2 इस प्रकार से रेखा पर हैं, यदि रेखा पर अन्य बिंदु P भी है, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु संरेख होंगे, इसलिए P1P की ढाल बराबर P1P2 की ढाल। दोनों की ढाल हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। तो ढाल निकालेंगे, x माइनस x1, यहाँ से y से नहीं शुरू करें, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर P1 P2 के बीच में y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y माइनस y1 बराबर, ये इधर चला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, अथवा y माइनस y1 बराबर, ये है प्रवणता, हमने m नाम दिया, x माइनस x1। अगर m की वैल्यू डायरेक्ट किसी ने दी है और बिंदु नहीं दिए हैं, एक बिंदु दिया हुआ है, तो कैसे आपको खेल करना होगा, ये आपको सामने आना चाहिए। जब संरेख होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं और एक ही रेखा पर है, तो दोनों की ढाल बराबर होगी। यहां से ये ढाल, झुकाव बराबर है ना, इसलिए इस तरह से दो बिंदु का
जो समीकरण है वो आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव में बनने के क्वेश्चन बहुत सारे चांस है, ऑब्जेक्टिव में बनने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए आप लोग यहाँ के फार्मूले जितने भी बॉक्स में पैक करते आया हूँ वो सारे रिमेम्बर होने चाहिए, एनी टाइम एनी डे। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आया आप लोग आए छुट्टी में और मेरे को कहीं भी पूछना पड़ गया, मैं पूछा और नहीं बना तो फट जाओगे वहीं पास, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। अंतःखंड देखिए, अंतःखंड का कॉन्सेप्ट है रेखा एल है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड काट रही है। यहाँ पर अंतःखंड अगर इसे मैं बी और इसे ए नाम देता हूँ, या इसे ए और इसे बी नाम, किसी को भी नाम दे दो, कुछ भी है उसमें क्या है, इसके हो जाएंगे जीरो बी निर्देशांक, इसके हो जाएंगे ए जीरो निर्देशांक, एक्स एक्स डैश वाई डैश और वाई, रेखा एल। रेखा एल एल में दो बिंदु वाले के समीकरण से, अभी हमने दो बिंदु वाला समीकरण निकाला है, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। दो बिंदु दिख रहे हैं, बिल्कुल है। अगर हैं तो यहाँ पास किसी भी मान लो एक्स वन वाई वन मानना है, अगर एक्स वन वाई वन इसे मानो, एक्स टू वाई टू इसे मान लेंगे, एक्स टू वाई टू इसे मान, एक्स वन वाई वन इसे मान लो, एक्स टू वाई टू इसे मान लेते, तो वाई वन जीरो, वाई टू बी, वाई वन जीरो, एक्स टू जीरो हो गए, और एक्स वन ए हो गए, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन सॉल्व करेंगे तो वाई बी अपान ए, ये माइनस का एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इसको यहाँ कर दो तो ए वाई हो जाएगा माइनस बी एक्स और माइनस प्लस का ए बी, इसको इधर भेज लें, ए एक्स प्लस बी एक्स, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। इसको यहाँ इसके बटे में ले जाएं अगर, बी एक्स प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर, एक अलग अलग कर दें, बी एक्स बटे ए बी और ए वाई बटे ए बी, तो बी से बी कट गया तो एक्स अपान ए से ए कट गया, वाई अपान बी बराबर एक। इस तरह से आपको याद रखना होगा, या तो ये पूछे या ये पूछे, ये पूछे, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी याद होनी चाहिए पूरी अच्छे से। अब वो बोल दे अंतःखंड एक्स पर कटा है ए, वाई पर कटा है बी, तो वाई के नीचे बी और एक्स के नीचे ए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होनी चाहिए। वहां पर मान लो एक्स बरा बोल दिया है कि एक्स अच्छे से
के अंतःखंड है और वाई अक्ष से सी अंतःखंड है, तो अंतःखंड के रूप में समीकरण, तो आपको पता है कि वाई अक्ष से सी है और एक्स अक्ष से के है, तो एक्स अपान के प्लस वाई अपान सी बराबर -1 लिखा है। आप सख्त फेल दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस 1 होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां कैसे फॉर्मेट होंगे सीबीएसई में नहीं पता है। जहां जहां बॉक्स बनाया है आपको समझ में आना चाहिए कि स्टार्टिंग से पूरा कैसे ये लास्ट में निराकरण, ये समीकरण बन जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है। अंतःखंड के रूप में अगर रेखा का समीकरण पूछता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 इसका आंसर। माइनस नहीं है यहाँ और यहाँ माइनस नहीं है, एक है। बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी है, हो सकता है इसको इधर ला ले, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0 कर दे, ये भी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बस आपके पास क्षमता है इस तरह की सोचने की कि नहीं इसको इधर ला सकता है, इंटू 1 करके बटे में ला लिया। इसका कंक्लूजन, अतः एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः ए और बी अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो आपको पता होना चाहिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। और रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। व्यापक रैखिक समीकरण इसे बोलते हैं, व्यापक रैखिक समीकरण, या तो बोलते हैं रेखा का व्यापक समीकरण या फिर व्यापक रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? पावर 1 है, पावर 1 है। ये कहां पर बना था इस तरह का फॉर्मेट? यहाँ पर जब ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी था, तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये वही का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वही का था, सिर्फ अपन ने ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। तो लगभग 7-8 ठो कॉन्सेप्ट जैसे आज मैंने अभी बताए हैं, उन सबको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 9.2 की क्वेश्चन करना है, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया है अच्छे से। तो एक एक क्विक रिवीजन हो जाए, है ना, एक क्विक रिवीजन हो जाए। एक क्विक रिवीजन हो जाए। जब जब कोई भी रेखा थी प्रतिच्छेद कर रही है,
या फिर मूल बिंदु से होके जा रही है, पी है, प्रवणता निकालना है थीटा से, या फिर डायरेक्ट पी से, मूल बिंदु से पी एक्स वाई है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर थीटा निकालना है, हमने कहा एम जो होता है वो tan थीटा होता है, और एम tan थीटा को मैंने लंब बटे आधार लिखा है, ये एक्स है और ये वाई, क्योंकि ये वाई की वैल्यू, तो वाई अपॉन एक्स हो जाता है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स हो जाता है। ठीक बात है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था एम tan थीटा का। फिर जब दो बिंदु आ जाते हैं, जब दो बिंदु आ जाते हैं तो दूरी के कॉन्सेप्ट से दो बिंदु के फार्मूला आया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, दूरी के कॉन्सेप्ट। फिर इसको इन दोनों को मिला करके अपने सारे सवाल सॉल्व हुए 9.1 के। फिर इसमें समांतर रेखाएं, जब समांतर रेखाएं कंडीशंस आई तो हमने ये कहा कि m1 बराबर m2, अल्फा 1 बराबर अल्फा बराबर बीटा। तो हमने कहा कि रेखाएं L1 पैरेलल L2, और इसी में tan अल्फा बराबर tan बीटा। इसी का विलोमतः कि विलोम यदि m1 और m2 बराबर हैं, प्रवणता ढाल बराबर है, तो रेखाएं समांतर, ये विलोम थे। ये एक कंडीशन पे हो गए। जब L1 समांतर L2 है तो m1 m2 बराबर अल्फा बीटा बराबर अल्फा tan अल्फा ये। अब विलोम क्या होता है? जब प्रवणता बराबर तो समांतर, ऊर्ध्वाधर, सॉरी लंबवत, ये समांतर हुआ। अब लंबवत, लंबवत में तो कॉन्सेप्ट था सीधे कि m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 हो रहा है। अगर गुणनफल -1 है तो फिर वो दोनों रेखाएं लंबवत है आपस में। एक तो ये, दूसरा पहली रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा के ऋणात्मक व्युत्क्रम है। ऋणात्मक व्युत्क्रम तो भी वो रेखाएं लंबवत होंगी। ऋणात्मक है और व्युत्क्रम है, कैसे? m1 की वैल्यू 5 और m2 की वैल्यू -1/5, भाई इसका व्युत्क्रम 1/5 और ऋणात्मक व्युत्क्रम। अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं ऋणात्मक और व्युत्क्रम हैं, सॉरी समान और नहीं नहीं, दो रेखाओं की प्रवणताएं एक दूसरे की व्युत्क्रम है और ऋणात्मक है, व्युत्क्रम और ऋणात्मक, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उनका मान आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा ना। इसलिए ये बहुत अच्छे से वहां भाषा बना के ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लिया हमको क्या पता है, इसलिए मैं एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो अल्फा ये हो गया, ये tan से भी आता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1, ये भी था। इसी में tan बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा था।
कॉट अल्फा। फिर इसके बाद टेंजेंट की बात हुई थी, और जब टेंजेंट की बात हुई थी तो टेन थीटा बराबर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने घूमते जा रहे हैं। पूरा जितना अभी तक करा दिया वो सारा चीजें लिखा दे रहा हूँ। ये लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। लंबवत रेखाएं सॉरी, फिर अभी आज ही के लेक्चर में मैंने ये लिखाया कि जब रेखाएं क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज है, ये ए दूरी पे है, तो ये y बराबर या तो a बनाएंगे या तो फिर माइनस a बनाएंगे। लंबवत है, ये b दूरी है, ये b दूरी है, ये x से दूरी है, तो x बराबर b, x बराबर माइनस b। इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाई जाती है, ये उसके लिए। क्षैतिज हो गई, लंबवत हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब वो अंतःखंड करती है तो y बराबर एक बिंदु से होकर रेखा का समीकरण, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना हो तो y इक्वल टू mx प्लस सी। एक ये हो गया, ये होता है y अक्ष अंतःखंड। लेकिन x अक्ष का अंतःखंड y बराबर m x माइनस डी, यहाँ लिख देंगे x अक्ष का अंतःखंड, ये x अक्ष का अंतःखंड, ये कॉन्सेप्ट है, सारी चीज दिमाग से चल के चल रही होती। फिर उसके बाद मैंने ये बताया नियत बिंदु के बारे में। जब नियत बिंदु के बारे में बताया, एक नियत बिंदु व स्वेच्छ बिंदु, शेष बिंदु पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट पी नॉट एक्स नॉट व पी एक्स वाई। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट था y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एक बिंदु का नियत, अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। अभी ब्रैकेट लगाने कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही चल रही, कुछ है ही नहीं। फिर x अक्ष और y अक्ष से अंतःखंड, x अक्ष व y अक्ष से अंतःखंड a व b क्रमशः, x अक्ष के लिए a, y अक्ष के लिए b, x अपान a प्लस y अपान b बराबर एक। एक तो ये हो गया, और
रेखा का व्यापक समीकरण हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी को बोल देता है व्यापक रैखिक समीकरण। लगभग मैंने आज तक का इम्पोर्टेंट एक बार रिवीजन भी करा दिया। अब मैं क्या करा दूं, तुम्हें बता दूं, क्या ही करा दूं, तुम्हें बता दूं। इसकी अगर प्रवणता लिखनी, जिसकी प्रवणता लिख सकते हो m बराबर y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। प्रश्नावली कराएंगे, अभी ये दो आज की वीडियो देख लेना, अपलोड हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो इस प्रकार 9.2 से पहले पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे करा दिए हैं। आप लोग रिवीजन भी कर लिया, क्योंकि मैंने अभी पूरा ही शुरू से लेकर लास्ट तक का सुना दिया, कहानी लिख दी। क्या है ये जो चैप्टर है ना, रिवीजन और कॉन्सेप्ट दोनों मांगता है। बार बार अगर आपने एक दो तीन बार देख लिया, लिख लिया, फिर ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए। इसलिए आप लोगों को कहीं अगर डाउट होता है, हाँ आज का मैंने ये बोला था, कौन किस जिले से बैठ करके देख रहा है अपना जिला जरूर लिख दें, किस क्लास में है ये भी लिख दें, और किस स्कूल में है ये भी लिख दें, एमपी बोर्ड है कि सीबीएसई है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। दैट्स इट।